अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैड ब्लॉग्स। आज के टॉपिक का नाम होगा हमारा डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस को देखेंगे कि क्या होता है। अगर हमें सपोज हमें किसी जिस्म के किसी भी हिस्से में चोट लग जाती है, वहाँ पे ब्लड फ्लो होने लग जाता है, खून निकलने लग जाता है, तो उस ब्लड फ्लो को रोकने के लिए हमारी बॉडी में कुछ फिब्रिनोजन प्रोटीन, कुछ क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं जो वहाँ आके क्लोट बनाते हैं और ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि हमने 2 ट्यूब्स ली हैं। एक ट्यूब सिंपल ट्यूब है जिसको रेड कलर का ढक्कन लगा हुआ है। उस ट्यूब में हमने ब्लड को लिया है। उस ट्यूब में एज़ सच पहले कुछ नहीं डाला हुआ, सिंपल ट्यूब है, उसमें कोई एंटीकोगुलेंट पहले से नहीं डाला हुआ, इसीलिए तब हम उसे सिंपल ट्यूब कह रहे हैं। उस ट्यूब में जब हम ब्लड को ऐड करेंगे तो 15 से 30 मिनट के लिए जब हम उसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे, उसके बाद हम उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके नीचे, जैसे कि आप ये सीरम वाली बॉटल में देख सकते हैं, कि ब्लड क्लॉट नीचे बन जाएगा। इरेगुलर शेप में ब्लड जो है वो क्लॉट कर रह जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा उसे हम सीरम कहेंगे। मतलब क्या है कि इसमें जो क्लोटिंग प्रोटीन थे उसने ब्लड को क्लॉट कर दिया और रिमेनिंग पार्ट जो बच गया लिक्विड, उसे हम सीरम कहेंगे। अब सीरम के अंदर कोई एज सच क्लोटिंग प्रोटीन नहीं है, फिब्रिनोजन प्रोटीन नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं प्लाज्मा ट्यूब। प्लाज्मा ट्यूब के अंदर हमने पहले से ही एंटीकोगुलेंट डाल के रखे होते हैं। एंटीकोगुलेंट हम क्यों डालते हैं? ताकि वो ब्लड को क्लॉट ना करें और हम डिफरेंट ब्लड के पार्ट्स को, सेल्स को अच्छे से व्यू कर सकें, अच्छे से देख सकें और प्लाज्मा ऑब्टेन हो और प्लाज्मा से डिफरेंट हीमाटोलॉजी के या डिफरेंट लेबोरेटरी के टेस्ट परफॉर्म किए जा सकें। अब हम क्या करते हैं, दूसरी ट्यूब में पहले से ही एंटीकोगुलेंट डला होता है। उस एंटीकोगुलेंट में जब हम ब्लड डालते हैं, उसके बाद हम जब उसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जिसको हम बफी कोड भी कहते हैं, और आरबीसी, तीनों अलग अलग शेप में हमारे पास आ जाते हैं। अब सीरम और प्लाज्मा में मेन डिफरेंस क्या है कि सीरम विदाउट प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग प्रोटीन इज इक्वल टू सीरम। प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा में से क्लोटिंग प्रोटीन को माइनस कर दें तो हमारे पास सीरम आ जाएगा। अब क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं और सीरम के अंदर क्लोटिंग प्रोटीन नहीं होते। मींस क्या है, मतलब कि जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ब्लड को, तो उसके अंदर जो फिब्रिनोजन प्रोटीन, क्लोटिंग प्रोटीन होते हैं, वो ब्लड को क्लोट कर देते हैं और सीरम के अंदर जो बाकी फ्लूइड बचा था उसके अंदर क्लोटिंग प्रोटीन नहीं बचते। और प्लाज्मा के अंदर एंटीकोगुलेंट की वजह से जो क्लोटिंग प्रोटीन होता है वो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सीरम एंड प्लाज्मा। सबसे पहले क्या है, प्लाज्मा की डेफिनेशन देखते हैं कि प्लाज्मा क्या है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विद क्लोटिंग फैक्टर। ब्लड के अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट होता है क्लोटिंग फैक्टर्स के साथ, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब हम उस ट्यूब को, जिसमें एंटीकोगुलेंट पहले से ही डाले होते हैं, उस ट्यूब को जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसका रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा, बफरी कोट और आरबीसीज अलग अलग शो हो रहे होते हैं और उस प्लाज्मा के अंदर फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर भी होता है। मतलब वो किस लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वो एंटीकोगुलेंट की वजह से वो क्लोटिंग फैक्टर क्लॉट नहीं कर सकता ब्लड को। जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, हमारी बॉडी के अंदर हेपारिन जो होता है ना, एंटीकोगुलेंट, वो नेचुरली तौर पे पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम बॉडी के से ब्लड को ऑब्टेन करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उस ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए हम दूसरे एंटीकोगुलेंट्स को उसके अंदर डालते हैं ताकि हम डिफरेंट लेबोरेटरी के टेस्ट परफॉर्म कर सकें। और जिसके लिए हमें क्लॉट ब्लड चाहिए होता है, ब्लड क्लॉट होके जो बाकी पार्ट बचाता है उसे हम सीरम कहते हैं। सीरम से भी डिफरेंट लेबोरेटरी के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। प्लाज्मा और सीरम को, दोनों को अलग अलग वे से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। द लिक्विड दैट रिमेन्स आफ्टर ब्लड हैज़ क्लॉट। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जब हम ब्लड को ट्यूब में डाल देते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, ब्लड क्लॉट हो जाता है, डब्ल्यूबीसी से आरबीसी इरेगुलर शेप में क्लॉट हो जाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग लिक्विड पार्ट तक बच जाता है विदाउट एनी फिब्रिनोजन प्रोटीन, उसको हम सीरम कहते हैं। कंपोजिशन क्या है, वाटर, प्रोटीन इंक्लूडिंग क्लोटिंग फैक्टर, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट, हॉर्मोन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसकी कंपोजिशन है। ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कंपोजिशन पे मैंने एक पहले लेक्चर बनाया हुआ है प्लाज्मा की, आप उसे डिटेल से देख सकते हैं। कंपोजिशन सेम एज इट इज़, जो सिमिलर प्लाज्मा की है वही एज इट इज़ सीरम की भी है। विदाउट फिब्रिनोजन प्रोटीन, विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, मीन्स कि मैंने आपको पहले क्या बताया था कि प्लाज्मा के अंदर 3 किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं, फिब्रिनोजन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन। फिब्रिनोजन प्रोटीन का क्या काम था कि वो क्लोटिंग फैक्टर में क्लोट करने में ब्लड को हेल्प करता है। मतलब किसी भी बॉडी में इंजरी हो जाए किसी भी पार्ट में, तो वहाँ आके फिब्रिनोजन प्रोटीन डिफरेंट
किस्म के क्लोटिंग प्रोटीन जो होते हैं वहाँ आके ब्लड को क्लॉट तो कर देते हैं ताकि मज़ीद बॉडी में से ब्लड फ्लो ना कर पाए, ब्लड ज़ाया ना हो बॉडी का। कलर क्या है इन दोनों का? पेल येलो है, क्लियर टू पेल येलो, सेम तकरीबन कलर होते हैं, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता कलर में। क्लोटिंग एपेबिलिटी क्या है? कंटेन क्लोटिंग फैक्टर लाइक फिब्रिनोजेन, मैंने आपको पहले बताया। मतलब कि क्या है कि जब हम ब्लड के अंदर, ब्लड की वायल के अंदर एंटीकोगुलेंट डाल के रखते हैं तो वो एंटीकोगुलेंट क्लोटिंग फैक्टर जो कि फिब्रिनोजेन क्लोटिंग फैक्टर है उसको क्लोट होने से रोक देते हैं, जिसकी वजह से उस प्लाज्मा के अंदर, उस लिक्विड पार्ट के अंदर वो फिब्रिनोजेन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ क्या है? लेक्स क्लोटिंग फैक्टर कैन नॉट क्लोट। उसमें सीरम में जब हम ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसका एक इरेगुलर शेप में ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके रिमेनिंग पार्ट में कोई क्लोटिंग फैक्टर फिब्रिनोजेन नहीं होता है, क्योंकि उसी क्लोटिंग फैक्टर की वजह से हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट कर चुका होता है पहले ही। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसमें एज इट इज़ कोई भी क्लोटिंग फैक्टर नहीं बचता है। कलेक्शन हम कैसे करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम ब्लड बिफोर क्लोटिंग। ब्लड के क्लोट होने से पहले पहले उससे हम प्लाज्मा को ऑब्टेन कर सकते हैं। जब ब्लड क्लोट हो जाता है उसके बाद सीरम ऑब्टेन होता है। वॉल्यूम इन बॉडी मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ टोटल बॉडी वॉल्यूम। प्लाज्मा हमारा 55% मतलब कि हमारे ब्लड का 55% हिस्सा जो है वो प्लाज्मा का है, और रिमेनिंग पार्ट जो बच जाता है 45% वो ब्लड सेल्स का है, सेल फ्रैक्शन का है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी जो है वो लेस दैन 1% प्रेजेंट होते हैं, और प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी हमारे पास लेस दैन 1% प्रेजेंट होते हैं, और रिमेनिंग 45% जो है हमारे पास आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं। ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा आरबीसीज को शो कर रहा होता है जो कि रेड कलर में होता है, और दरमियान में छोटी सी लाइन जो है हमारे पास बफरी कोट की डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट की शो हो रही होती है, और ऊपर उसके पेल येलो कलर में फ्लूइड में जो प्रेजेंट होता है वो प्लाज्मा होता है। नॉट प्रेजेंट एट अ सेपरेट एंटिटी इन द बॉडी, ओनली ऑब्टेन फ्रॉम कोगुलेशन। मतलब कि क्या है, सीरम को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? बॉडी के अंदर ऐसा कोई सेपरेट चीज़ नहीं पाया जाता। जब वो हम ब्लड को बॉडी के बाहर निकालते हैं, जब वो क्लॉट हो जाता है, बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के जब हम इंजरी होती है ना, उसके बाद जब ऊपर क्लॉट आ जाता है तो उस क्लॉट के अंदर भी कोई क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद नहीं होता। ठीक है। इसको हम सीरम कहते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।